नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है स्टडी हब कुचामन सिटी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका दोस्त आशीष दादीच आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे और शानदार तरीके से अपने सपनों को पूरा करने में लगे हुए होंगे। आप सभी को जैसे कि पता है कि पशु परिचर, एलडीसी और स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आ चुकी हैं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग जो हैं वो शानदार तैयारी के अंदर जुट चुके होंगे। अभी तक नहीं लगे हैं तो जी जान के साथ में लग जाइए, क्योंकि इस बार अपने को सरकारी नौकरी प्राप्त करनी है, गवर्नमेंट जॉब लगना ही है। तो हम लोग जो हैं वो शानदार सुपर सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं इन तीनों एग्जाम्स के लिए। और आप सभी को अच्छे से पता है कि पहला चैप्टर अपन ने स्टार्ट किया है ह्यूमन डिजीजेज, मानव रोग। आप सभी को अच्छे से पता है सभी एग्जाम्स के अंदर मानव रोग से संबंधित कम से कम 2-3 प्रश्न तो पूछे ही जाते हैं। तो इस सुपर सीरीज के अंदर मैं आपको 200 क्वेश्चन करवाने वाला हूं, 200। यदि आपने उनको सही ढंग से यदि सॉल्व कर लिया तो यकीन मानिए आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। इससे पहले पार्ट फर्स्ट है वो आप लोगों के लिए अपलोड हो चुका है, तो उसको भी जाके देखिएगा यदि नहीं देखा तो। और पार्ट सेकंड को आप लास्ट तक देखिएगा, चाहे स्पीड थोड़ी सी बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं जो एग्जाम्स में आ चुके हैं। पीवाईक्यूज हैं, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन्हीं को मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, इस सेशन को आप लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर कीजिएगा ताकि हमारी मेहनत है वो रंग लाए। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। पहला प्रश्न कहता है प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है। प्लाज्मोडियम जो परजीवी होता है उसका वाहक, वाहक किसे कहते हैं? जो एक से दूसरे स्थान पर लेकर जाए या एक से दूसरे के अंदर फैलाए। तो आपको पता क्या होना चाहिए कि साहब, सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये प्लाज्मोडियम जो रोग कारक होता है वो रोग कौन सा उत्पन्न करता है। तो आप कहोगे कि गुरुजी हमें अच्छे से पता है कि प्लाज्मोडियम जो होता है वो तो मलेरिया रोग उत्पन्न करता है। जैसे ही आपको इस चीज का पता लगा कि साहब मलेरिया रोग उत्पन्न करता है तो आपके दिमाग में ये आ गया कि साहब मलेरिया है वो तो मच्छर के काटने से होता है। यहाँ पे देखिए मच्छर ऑप्शन में किस में मिल रहा है? ऑप्शन बी में मिल रहा है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन बी, मच्छर हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक कौन होता है। तो आप कहोगे कि गुरुजी हमें पता लग गया, मच्छर होता है। पहला प्रश्न आपका क्लियर। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि निम्नलिखित में से किस रोग में रोग कारक एक प्रोटोजोआ होता है। तो आपको सबसे पहले तो ट्रिक्स याद होनी चाहिए जीवाणु जनित रोगों की, विषाणु जनित की, कवक की, प्रोटोजोआ जनित, हेलमंथी जनित और आनुवांशिक रोगों की। यदि आपको वो ट्रिक्स याद नहीं है तो आप अपने ही इस चैनल के ऊपर जाके लगा लीजिएगा ट्रिक्स, और उनके अंदर ट्रिक्स के अंदर आपको ये जीवाणु जनित, विषाणु जनित इनकी संपूर्ण ट्रिक्स अपलोड कर चुके हैं। तो उसको जाके आप देखोगे तो चीजें आपके समझ में आ जाएगी। तो यहां पर पूछ रहा है आपसे कि एक प्रोटोजोआ है, आपको यह बताना है एक प्रोटोजोआ जनित रोग कौन सा है। टाइफाइड है, निमोनिया है, स्वाइन फ्लू है और मलेरिया है। तो चलिए 1 बाय 1 देखते हैं। आप सभी को अच्छे से पता है कि टाइफाइड तो नहीं होगा। आप सभी को अच्छे से पता है कि टाइफाइड तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप सभी को यह पता है कि टाइफाइड जो होता है वो तो किससे होता है? जीवाणु जनित तो होता है। किससे होता है? जीवाणु से। तो आप कह दोगे ये तो नहीं होगा। इसके बाद में बी ऑप्शन दे रखा है निमोनिया, ये भी नहीं होगा क्योंकि आप सभी को अच्छे से पता है कि ये भी किससे होता है? तो जीवाणु जनित तो होता है। आप कहोगे कि गुरुजी बात तो एकदम सही है। इसके बाद में अपन नीचे चले तो स्वाइन फ्लू भी नहीं होता, क्योंकि आपको अच्छे से पता है फ्लू चाहे सामान्य फ्लू हो, चाहे कोल्ड फ्लू हो, चाहे स्वाइन फ्लू हो, चाहे बर्ड फ्लू हो, फ्लू जो भी आएगा वो आपको अच्छे से पता है किससे होता है? वायरस से होता है, विषाणु से होता है। अब आपके पास में ऑप्शन कौन सा बचा? मलेरिया। तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि मलेरिया जो होता है रोग वो किससे होता है? प्रोटोजोआ जनित होता है। क्लियर है? बात समझ में आ गई। टाइफाइड, निमोनिया जीवाणु से होते हैं और स्वाइन फ्लू वायरस से होता है। पूछ रहा है प्रोटोजोआ से होने वाला रोग, तो यहाँ पे कौन सा होगा? मलेरिया। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। पायरिया रोग संबंधित है दांतों से, त्वचा से, यकृत से और आंखों से। अब यहाँ पे बहुत अच्छे से चीजों को समझना जरूरी है, और कैसे समझना है
वो आप चीज देखिएगा। पहले मैं बताता हूं, आप सभी को अच्छे से पता होगा कि पायरिया रोग जो होता है वो दांतों से संबंधित है। किससे संबंधित है? दांतों से संबंधित है। आप कहोगे कि गुरुजी हमने भी पढ़ा था कि पायरिया रोग कहाँ होता है? दांतों में होता है। अब इससे संबंधित जो चीजें हैं वो आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, चीजों को समझिएगा। बात किसकी हो रही है? आप कहोगे पायरिया की। किसकी हो रही है बात? पायरिया। यदि आपसे कोई पूछे कि भाई ये बताओ कि ये जो पायरिया है इसका रोग कारक कौन होता है? रोग कारक, तो आप सभी को अच्छे से पता है कि साहब इसका रोग कारक जो होता है वो होता है एंट अमीबा जिंजीवेलिस। क्या होता है? एंट अमीबा जिंजीवेलिस, ये रोग कारक होता है इसका, एंट अमीबा जिंजीवेलिस। आप कहोगे सही बात है सर, ये चीज तो हमने भी पढ़ा है। एंट अमीबा जिंजीवेलिस क्या होता है? तो आप सभी को अच्छे से पता होना चाहिए, एक प्रोटोजोआ है। क्या है? प्रोटोजोआ। ये सभी को अच्छे से पता होना चाहिए, एंट अमीबा जिंजीवेलिस क्या है? प्रोटोजोआ। तो आपके ये दिमाग में आ गया कि साहब पायरिया रोग होता है वो तो प्रोटोजोआ जनित रोग होता है। क्लियर है? अब देखिएगा, मैं यहां पर नोट लगा के आपको एक चीज बता रहा हूं, वो चीज सुनिएगा। देखो, नोट लगा के एक चीज सुनिएगा, ठीक है। एक रोग होता है जिसको कहते हैं स्कर्वी, ठीक है, स्कर्वी। इसमें क्या होता है तो याद रखना, इसमें भी दांत जो होते हैं, ठीक है, प्लस आपको अच्छे से पता होगा कि जो मसूड़े होते हैं, क्या होते हैं? मसूड़े, ठीक है, उनसे क्या होता है? रक्त का निष्कासन। क्या होता है? रक्त का निष्कासन। आप कहोगे जी गुरुजी हमने ये पढ़ा है और बहुत अच्छे से पढ़ा है कि साहब दांत और मसूड़े से रक्त का निष्कासन, लेकिन याद रखना स्कर्वी के अंदर मुंह से बदबू नहीं आती। क्या नहीं आती? मुंह से बदबू नहीं आती, ठीक है, मुंह से किसी प्रकार की कोई बैड स्मेल नहीं आएगी, मुंह से बदबू नहीं आती, ठीक है। लेकिन याद रखना इस पायरिया रोग के अंदर कि रक्त का निष्कासन तो होगा ही, रक्त का निष्कासन तो होगा ही, निष्कासन होगा, प्लस साथ में याद रखना मुंह में बदबू, मुंह से बदबू, ठीक है। तो बस ये डिफरेंस आप याद रखना, यदि रक्त का निष्कासन भी हो और मुंह से बदबू भी आए तो रोग कौन सा हो जाएगा? पायरिया। और केवल यदि हो दांत और मसूड़े से रक्त का निष्कासन तो वो किस में आ जाता है? स्कर्वी में आ जाता है। आपको पता होना चाहिए पायरिया का रोग कारक एंट अमीबा जिंजीवेलिस है, ये प्रोटोजोआ जनित रोग हैं। तो आशा करता हूं अब यहां से संबंधित कोई भी प्रश्न आएगा आप गलत नहीं करोगे। चलिए अगला प्रश्न है, उल्टी एवं दस्त लगने पर शरीर के निर्जलीकरण के दौरान निम्न में से किसकी कमी हो जाती है? आपको अच्छे से पता है कि जब उल्टियां होती हैं, जब दस्तें लगती हैं तो शरीर के अंदर जल की कमी हो जाती है, आयंस की कमी हो जाती है, आपको अच्छे से पता है। और उन आयंस की आपूर्ति करने के लिए ही क्या करते हैं? आपने देखा होगा ORS जो घोल होता है, समझे, ORS जो पाउडर होता है उसको पानी के अंदर घोल घोल के और पिलाते हैं रोगी को, ताकि उसके शरीर के अंदर जो आयंस वगैरह की कमी हुई है वो पूरी हो जाए। और आपसे पूछे कि वो कौन से होते हैं तो आपको पता होना चाहिए सोडियम क्लोराइड। कौन सा होता है? सोडियम क्लोराइड। तो इसको MTR कर लेना। MTR का मतलब मुझे तो रट लो। क्या कहोगे? मुझे तो रट लो, MTR कर लेना। आपसे पूछें कि साहब उल्टी और दस्त लगने पर शरीर के निर्जलीकरण के दौरान निम्न में से किसकी कमी हो जाती है, तो आप कहोगे कि साहब सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है। अब इसकी पूर्ति के लिए क्या करते हैं? आपसे कोई पूछ ले कि भाई आप तो हमें ये बताइए कि इसकी पूर्ति के लिए क्या किया जाता है, तो आप कहोगे कि गुरुजी हमें ये पता है कि इसकी पूर्ति के लिए क्या पिलाया जाता है? ORS। क्या पिलाया जाता है? ORS। अब आपसे ये प्रश्न भी पूछ सकता है कि साहब ORS जो है इसका पूरा नाम क्या होता है, तो आप कहोगे इसका पूरा नाम होता है ओरल, R का मतलब होता है रिहाइड्रेशन, ठीक है, और S का मतलब होता है सॉल्यूशन, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। NaCl वगैरह की कमी हो जाती है, पूर्ति के लिए ORS पिलाते हैं। ORS का पूरा नाम ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन होता है।
चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, जल्दी से बताओ। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर के काटने से नहीं होता है? मच्छर के काटने से नहीं होता है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ। जल्दी से कमेंट करके बताओ। देखें, मच्छर के काटने से नहीं होता है। ठीक है, तो देखो ये पहला ऑप्शन है मलेरिया। आप सभी को अच्छे से पता है मच्छर के काटने से होता है, तो ये क्या होगा? ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आप कहोगे जी गुरुजी डेंगू आपको अच्छे से पता है मलेरिया के डेंगू जो अच्छे से आपको पता है मच्छर के काटने से होता है। चिकनगुनिया भी किसके? मच्छर के काटने से होता है। कौन सा रोग मच्छर के काटने से नहीं होता? आप कहोगे हेपेटाइटिस। कौन सा नहीं होता? हेपेटाइटिस। ये आपको पता होना चाहिए कौन सा नहीं होता। तो आप कहोगे हाँ गुरुजी हमें पता लग गया, हेपेटाइटिस। अब आपसे पूछे कि भाई हेपेटाइटिस किससे, तो हेपेटाइटिस अलग अलग प्रकार के होते हैं और वो अलग अलग तरीके से होते हैं। पहला याद रखिएगा कि साहब रक्त से यदि संक्रमित रक्त हो तो उससे, याद रखिएगा संक्रमित रक्त से। और आपसे कोई पूछे तो याद रखना कि भोजन के माध्यम से भी। ठीक है, और विभिन्न माध्यमों से, ठीक है, माध्यमों से। ये आपको याद रखना है। किससे नहीं होगा? मच्छर से। यहां किससे पूछ रहा है? मच्छर से। ठीक है, तो मच्छर के काटने से निम्न में से कौन सा रोग? हेपेटाइटिस नहीं होता है। बाकी मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया मच्छर फैलाते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। किसके इलाज में कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है? कैंसर, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, हेपेटाइटिस ए या ऑर्थराइटिस? ये MTR क्वेश्चन है। MTR मुझे तो रट लो, इसको तो हाथों हाथ रटना है। कम से कम हजारों बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। तो राइट जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? कैंसर। कौन सा होगा? कैंसर। याद रखना, कैंसर के उपचार के लिए जो दवाइयां दी जाती हैं उस थेरेपी को कौन सी थेरेपी कहते हैं? कीमोथेरेपी। तो याद रखिएगा, इसमें कुछ नोट लगा के आपको पॉइंट याद रखने हैं। कुछ नोट लगा के आपको पॉइंट याद रखने हैं। क्या याद रखना है? कि कीमोथेरेपी में दवाइयां दी जाती हैं। कीमोथेरेपी जो हैं उसमें क्या करते हैं? दवाइयां दी जाती हैं, दवाइयां। और इन दवाइयों से किसका उपचार किया जाता है? तो कैंसर का। ठीक है, और याद रखना कीमोथेरेपी जिसको देते हैं उसके शरीर के बाल झड़ जाते हैं। क्या झड़ जाते हैं? शरीर के बाल झड़ जाते हैं। ठीक है, शरीर के जितने भी बाल हैं वो संपूर्ण बाल झड़ जाएंगे एकदम। यदि कोई लड़का है तो टकला हो जाएगा, यदि कोई लड़की है तो वो टकली हो जाएगी। कब? जब उसको कौन सी थेरेपी दी जाए? कीमोथेरेपी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। निम्न में से कौन सा एक असंक्रामक रोग है? जल्दी से बताओ। देखें, निम्न में से कौन सा असंक्रामक रोग है? अब देखो, आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि संक्रामक किसे कहते हैं। कि साहब ऐसे रोग जो एक से दूसरे में फैल जाए, और असंक्रामक किसे कहते हैं? ऐसे रोग जो एक से दूसरे में नहीं फैले। बात क्लियर है? तो संक्रामक जो फैल जाए, असंक्रामक जो नहीं फैले। यहाँ पे बात कर रहे हैं असंक्रामक, असंक्रामक जो एक से दूसरे में नहीं फैले। तो आपको पता है कि सामान्य सर्दी जुकाम तो ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि जिसके जुकाम लगी हुई रहती है उसके पास बैठते हैं, वो छींकता है, उसकी नाकों से सूक्ष्म बूंदें निकलती हैं, उससे दूसरे व्यक्ति के भी सर्दी जुकाम हो सकती है, तो संक्रामक है। तो ये होगा नहीं। निमोनिया आपको पता है कि एक से दूसरे में फैल जाता है बच्चों में। आपको पता है कि साहब छोटी माता, ये भी एक से दूसरे में, जिसको अचपड़ा या स्मॉल पॉक्स कहते हैं। लेकिन उच्च रक्तचाप जिसको हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं, ऐसा थोड़ी है कि मेरी बीपी हाई है, मेरे पास में कोई बैठ गया उसकी भी बीपी हाई हो गई, ये नहीं। तो उच्च रक्तचाप जो है वो कैसा है? असंक्रामक रोग है, मतलब एक से दूसरे में स्थानांतरित नहीं होता है। बात क्लियर? चीज समझ में आ गई? चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है।
वायु जनित रोगों का समूह है। वायु जनित मतलब ऐसे रोग जो किसके माध्यम से फैलते हैं, हवा के माध्यम से फैलते हैं, आपको ये देखना है। अब चलो एक एक चीज को देखते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं। तो यहाँ पे आ गया कैंसर। कौन सा चीज आ गई, कैंसर। आप कहोगे कि साहब कैंसर तो हवा से नहीं फैलता, ठीक है, ऐसा कोई है क्या आदमी के साहब जिसके कैंसर हो रखा हो, पास में कोई व्यक्ति हो, मान लो कूलर पंखा चला दिया उसके भी क्या हो गया हो, कैंसर हो गया हो, ऐसा होगा नहीं, तो ऑप्शन गलत। इसके बाद में जैसे जुकाम है, सही बात है, हवा से फैल सकता है। मधुमेह, मधुमेह किसको कहते हैं, डायबिटीज को। डायबिटीज जो है क्या वो बताओ वायु से फैलती है, आप कहोगे नहीं, गलत है। आपसे पूछे एड्स तो हवा से फैलता है, नहीं। अब जब तीनों ही ऑप्शन नहीं होंगे तो ऑप्शन बचा ही कौन सा है, ए। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन ए। कौन सा होगा, ऑप्शन ए। कौन सा होगा, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट होगा। अब देखो इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस सार्स का, कि साहब ये जो सार्स हैं, इस सार्स का मतलब क्या है। सबसे पहले इसी के बारे में अपन डिस्कशन कर लेते हैं कि ये सार्स जो है इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब होता है, एस का मतलब सीवियर, ठीक है, ए का मतलब होता है एक्यूट, आर का मतलब होता है रेस्पायरेटरी, रेस्पायरेटरी, और एस का मतलब होता है सिंड्रोम, रेस्पायरेटरी सिंड्रोम, ठीक है। तो ये जो सार्स बीमारी होती है ना, ये श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी है, याद रखना। ये जो सार्स हैं ये श्वसन से संबंधित, ठीक है, श्वसन से संबंधित। सांस नहीं ले पाता आदमी और बाद में उसकी क्या होती है, मृत्यु। आपको अच्छे से पता है कि साहब स्वाइन फ्लू जो है वो किससे, हवा के मीडियम से हो सकता है, निमोनिया होता ही है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ए। चलिए अगली बात करते हैं, अगले प्रश्न की। फाइलेरिया पैदा किया जाता है, आपको पता होना चाहिए कि फाइलेरिया जो रोग होता है वो इन चारों में से किसके द्वारा होता है। ये आपके लिए दिमाग के अंदर सेट करने वाली बात है, इसको MTR लगा लेना। और ये प्रश्न है ना, ये SSC के अंदर याद रखना, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि फाइलेरिया रोग। अब इसके बारे में अपन डिस्कशन करते हैं वन बाय वन, आप केवल और केवल सुनिएगा और समझिएगा। यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं कि भाई इन चारों में से राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए। कौन सा है, ऑप्शन ए। तो आपको यह पता होना चाहिए कि साहब वूचेरिया ब्रैंकोफ्टाई के द्वारा एक रोग उत्पन्न किया जाता है, उसे फाइलेरियासिस कहा जाता है, ठीक है। अब बात याद रखना कि ये जो वूचेरिया ब्रैंकोफ्टाई होता है ये एक रोग उत्पन्न करता है जिसको हाथी पांव कहते हैं। कौन सा कहते हैं, हाथी पांव, ठीक है। और हाथी पांव को ही फाइलेरियासिस कहा जाता है, क्लियर। बात करें बी की, तो आपको अच्छे से पता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स कौन सा रोग उत्पन्न करता है। तो आप कहोगे कि गुरुजी ये तो हमें अच्छे से पता है, ये तो मलेरिया करता है, ठीक है। बात करें एस्केरिस लुम्ब्रिकोइडस, तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि ये जो रोग करता है बच्चों में वो कौन सा करता है, चुन्नावर्म वाला, चुन्नावर्म, ठीक है। जो अपन मारवाड़ी में कहते हैं कि बच्चों को चूनिया खा रहे हैं, तो वो चूनिया जो खाते हैं वो किससे खाते हैं, एस्केरिस लुम्ब्रिकोइडिस के कारण। और आप सभी को अच्छे से पता है एंटमीबा हिस्टोलाइटिका, ये किसके लिए, तो आप सभी को अच्छे से पता है कि ये अमीबिये पेचिस के लिए उत्तरदायी हैं। अमीबिये पेचिस, मारवाड़ी में जिसको मरोड़े कहते हैं, पेट में मरोड़े लगे और दस्ते लगे तो वो अमीबिये पेचिस में आते हैं। और अमीबिये पेचिस का कारण कौन होता है, एंटमीबा हिस्टोलाइटिका। तो बात क्लियर, फाइलेरियासिस या हाथीपांव तो वूचेरिया ब्रैंकोफ्टाई, मलेरिया तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, चुन्नावर्म तो एस्केरिस लुम्ब्रिकोइडस, और अमीबिये पेचिस तो एंटमीबा हिस्टोलाइटिका। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, निम्नोक्त जोड़ों में से किसका मेल सही बैठा है, किसका मेल सही बैठा है ये आपको देखना है। चलो भाई वन बाय वन देख लेते हैं एक एक चीज को, ठीक है, एक एक चीज को देखते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं। स्कर्वी ये आपको पता है कि गलत है,
क्योंकि स्कर्वी थाइमिन, थाइमिन नहीं, आपको पता है रासायनिक नाम है ये, तो रासायनिक नाम थाइमिन किसका होता है? विटामिन B1 का होता है, सभी को अच्छे से पता है। ठीक है, तो यहाँ यदि स्कर्वी दे रखा है तो रासायनिक नाम क्या होना चाहिए था? एस्कोर्बिक एसिड। ठीक है, दूसरा देखिएगा, यहाँ ऊपर से देख लेते हैं तो टिटनेस, तो टिटनेस तो गलत हो जाएगा, क्योंकि टिटनेस के लिए जो टीका लगता है वो टीका कौन सा लगता है? ATS का, एंटी टिटनेस सीरम का, जबकि वहां दे रखा है BCG, गलत। राज यक्ष्मा या TB के लिए ATS लगता नहीं है, क्योंकि ATS जो लगता है वो किसके लिए लगता है? टिटनेस के लिए। उल्टा दे दिया तो ये होगा नहीं। अब राइट यहाँ पे आंसर कौन सा बच रहा है? ऑप्शन C। तो ऑप्शन C यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, मलेरिया। तो आप कहोगे कि साहब क्लोरोक्विन, मलेरिया जो है रोग, उसमें उपचार के लिए कौन सी दवा दी जाती है? तो आप कहोगे क्लोरोक्विन दवा दी जाती है। क्लियर है? चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। गलसुआ मम्स एक वायरल रोग है जो सूजन पैदा करता है। आपने देखा होगा कि जिसे अपन मारवाड़ी के अंदर कनफेड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? कनफेड़। यहाँ पे देखा होगा कानों के पास में सूजन आ जाती हैं, गांठें जैसे मोटी मोटी हो जाती हैं, अपन उसको गलसुआ या कनफेड़ कहते हैं। आप सभी को अच्छे से पता है वायरल डिजीज है, और उसमें कौन सी ग्रंथियों में सूजन आ जाती हैं? तो आप सभी को अच्छे से पता होना चाहिए कि उस रोग के अंदर कर्णपूर्व, जिसको पेरोटिड लार ग्रंथियां कहते हैं, उसमें क्या आती हैं? सूजन आ जाती है। बात क्लियर होनी चाहिए यहाँ पे। आप कहोगे जी गुरुजी बात एकदम सही है। आपने देखा होगा ये कोई आदमी है, ठीक है, आपने देखा इस आदमी के ये कान, अब इस कान के यहाँ पे और यहाँ पे ग्रंथियां होती हैं। उन ग्रंथियों को याद रखना, कौन सी ग्रंथियां कहते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कर्णपूर्व। कौन सी? कर्णपूर्व। और इसी कर्णपूर्व को ही इंग्लिश में कहते हैं पेरोटिड। क्या कहते हैं? पेरोटिड लार ग्रंथियां। तो इन पेरोटिड लार ग्रंथियों में सूजन से जो रोग होता है वो क्या कहलाता है? गलसुआ या मम्स कहलाता है। ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, अगला प्रश्न है, आयोडीन उन बीमार व्यक्तियों को दी जाती है जो पीड़ित होते हैं। तो आप सभी को अच्छे से पता होना चाहिए कि आयोडीन ऐसे रोगियों को दी जाती है जो थायराइड से संबंधित बीमारी से क्या हो? ग्रसित हो। क्योंकि आपको पता है कि जो थायराइड की ग्रंथि की जो अनियमितता होती है, उसके कारण आप सभी को अच्छे से पता होगा कि लोगों में क्या होता है? गलगंड रोग हो जाता है, घेंगा रोग हो जाता है। उस गलगंड, घेंगा वगैरह की जांच के लिए आपको पता है विभिन्न प्रकार के समस्थानिकों का उपयोग होता है, और उपचार के लिए डॉक्टर सजेस्ट करता है कि इन्हें आयोडीन युक्त पदार्थ दिया जाए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? घेंगा। ठीक है, तो याद रखना कि घेंगा यदि किसी के हो रखा है, घेंगा यदि किसी के हो रखा है तो उसको हमेशा क्या खाने की सलाह दी जाएगी? आयोडीन। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। चलिए, अगला है एथलीट फुट संक्रामक रोग हैं। एथलीट फुट जो है वो संक्रामक रोग होता है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए। बताओ देखें कि साहब एथलीट फुट जो है संक्रामक रोग वो किससे होता है? फफूंद से, जीवाणु से, प्रोटोजोआ और विषाणु जनित। जल्दी से कमेंट करके बताओ देखें, जल्दी से कमेंट करके बताओ देखें। तो आप सभी को अच्छे से पता है, और मैंने ट्रिक लिखवाई भी थी आपको, गंजा दमाद खाए फुट एथे, तो बताया था एथलीट फुट। और एथलीट फुट किससे होता है? फफूंद से होता है। किससे होता है? फफूंद से। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन कौन सा होगा? ए होगा। कौन सा होगा? ए। ठीक है, फफूंद जनित। और इस फफूंद को ही याद रखना कि कवक जनित भी लिख सकता है। किससे जनित? कवक जनित। तो फफूंद जनित के दो, कवक जनित के दो, या फंगल के दो, फंगल डिजीज के दो, एक ही बात है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, बच्चों को ट्रिपल एंटीजन डीपीटी किस रोग को रोकने हेतु दी जाती हैं? बताओ। देखे, ये प्रश्न तो मैं 50 बार बता चुका हूं। डीपीटी का टीका किन रोगों के बचाव के लिए दिया जाता है? जल्दी से बताओ। देखे, डीपीटी का टीका किन रोगों के बचाव के लिए दिया जाता है? बताओ। डेंगू, पोलियो, टाइफाइड, डिफ्थीरिया, कुकर खांसी, टिटनेस, डिफ्थीरिया,
पोलियो और टिटनेस, डिप्थीरिया, कुकर खांसी और टाइफाइड। तो आप सभी को अच्छे से पता होना चाहिए कि यहाँ जो राइट आंसर है वो कौन सा है, ऑप्शन बी। कौन सा है, ऑप्शन बी। आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा, और नहीं पता तो कर लेना पता कि डीपीटी, कौन सा, डीपीटी आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो पता कर लो अभी, डीपीटी। और डीपीटी जो है इसका पूरा नाम क्या होता है, तो आप सभी को अच्छे से पता होगा। डी का क्या होता है, डिप्थीरिया, आप कहोगे जी। पी का क्या होता है, पर्टुसिस, आप कहोगे जी गुरुजी। और टी का क्या होता है, टिटनेस। क्या होता है, टिटनेस। और आप सभी को अच्छे से पता होना चाहिए कि ये जो पर्टुसिस है इसी को ही काली खांसी कहते हैं। क्या कहते हैं, काली खांसी। ठीक है, याद रखना। इसी को ही कुकर खांसी कहते हैं। कौन सी खांसी, कुकर खांसी। तो अब कंफ्यूज मत होना, चाहे कुकर खांसी कह दे, काली खांसी, चाहे पर्टुसिस, एक ही बात है। और डीपीटी का टीका डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनेस के लिए, तो डिप्थीरिया हो गया, कुकर खांसी, पर्टुसिस और टिटनेस। तो यहाँ राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। अगला है, निम्न में से किस बीमारी का टीका बूंद के रूप में मुंह से पिलाया जाता है। ये तो बच्चे को पता है, ये तो बच्चे को पता है कि साहब कौन सा, तो आप कहोगे सी। कौन सा, तो सी ऑप्शन बताओगे कि साहब पोलियो का टीका ऐसा टीका है जो किससे पिलाया जाता है, मुंह से पिलाया जाता है। आप सभी को अच्छे से पता होगा कि साहब जो पोलियो का टीका है उसे ओपीवी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ओपीवी कहा जाता है। आप कहोगे कि हाँ जी, सुना तो हमने भी है। ओपीवी क्यों कहा जाता है, तो आप सभी को अच्छे से पता है कि मुंह से लेते हैं तो इसका पूरा नाम क्या हो जाता है, ओपीवी का ओरल पोलियो वैक्सीन। क्या होता है, ओरल पोलियो वैक्सीन। आप कहोगे कि बात तो एकदम सही है। अब इसमें एक पॉइंट और आपको याद रखना है कि इस पोलियो के टीके की खोज, किसकी खोज, टीके की खोज। ठीक है, किसकी खोज, तो आप सभी को याद होना चाहिए टीके की खोज। तो दो व्यक्तियों ने की थी, एक का नाम था सेबिन, याद रखना सेबिन, और एक का नाम था साल्क। सेबिन और साल्क, इन दो भाई साहब ने किसकी खोज की, तो पोलियो के टीके की। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग आनुवांशिक रोग है, ये आपको पता करना है। सबसे पहले 1 बाय 1 देख लेते हैं। कोड, ये तो नहीं है, क्योंकि कोड जो होता है ये किसको कहते हैं, कुष्ठ को। ठीक है, कुष्ठ को। और किसे कहते हैं, तो याद रखना लेप्रोसी। कुष्ठ को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लेप्रोसी। तो कुष्ठ हुआ, लेप्रोसी हुआ, जिसको कोड कहते हैं, आप सभी को अच्छे से पता है कि साहब ये तो किससे होता है, जीवाणु से। तो ये तो होगा नहीं, हिपेटाइटिस भी होगा नहीं, रतौंधी भी होगा नहीं। आप सभी को अच्छे से पता है विटामिन ए की कमी से, विटामिन ए की कमी से। ठीक है, आप सभी को अच्छे से पता है कि साहब हिपेटाइटिस किससे होता है, विषाणु से, वायरस जनित रोग है। तो यहाँ पे अब ऑप्शन कौन सा बचा, डी ऑप्शन बचा, राइट है, वर्णांधता। और वर्णांधता क्या है, आनुवांशिक रोग है। आनुवांशिक किसे कहते हैं, जो माँ बाप से बच्चों में संचरित हो। चलिए, वर्णांध व्यक्ति सामान्यतः निम्न में से किस रंगों में अंतर नहीं कर पाता है, बताओ। देखे, ये आप सभी को अच्छे से पता होना चाहिए कि वर्णांध जो होता है, कलर ब्लाइंड जो होता है, वो कौन से रंगों में विभक्त, विभेदन नहीं कर सकता, डिफ्रेंशिएशन नहीं कर सकता, बताना है। तो यहाँ पे जो राइट होगा, आप सभी को अच्छे से पता होना चाहिए, यहाँ पे जो राइट होगा वो कौन सा होगा, लाल और हरा। कौन सा होगा, लाल और हरा। इन दो रंगों के अंदर व्यक्ति क्या नहीं कर पाता है, विभेद नहीं कर पाता है। हालांकि मैं जब आपको पढ़ाऊंगा सब्जेक्टिव तो उस समय बताऊंगा कि वर्णांधता भी अलग अलग प्रकार की होती हैं, जिसमें कई प्रकार की चीज़ों को वो नहीं के पहचान पाता। ठीक है, ऐसा नहीं है केवल लाल और हरा, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये सही हो जाएगा। चलिए, पानी में निम्नांकित में से एक की अधिक की मात्रा की उपस्थिति से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, ये आपको बताना है। तो
तो आप सभी को अच्छे से पता होना चाहिए कि ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है वो जल में नाइट्रेट्स की अधिकता के कारण होता है, जिसमें जो छोटे बच्चे होते हैं उनका शरीर का रंग कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है। ब्लू बेबी जो सिंड्रोम होता है, ब्लू बेबी जो सिंड्रोम होते हैं, ये रोग सामान्यतः नवजातों में होता है, नवजात शिशुओं में होता है सामान्यतः। और आप सभी को अच्छे से पता है कि साहब बच्चे के शरीर का रंग कैसा हो जाता है, नीला। बच्चे के शरीर का रंग नीला। कैसा हो जाता है, बच्चे के शरीर का रंग नीला हो जाता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम कहलाता है। बताओ, मिनी माता रोग का कारण है, इतनी बार आ चुका है, इसको खुद को पता नहीं है कि भाई कितनी बार आएगा, इतना इंपॉर्टेंट है ये मिनी माता। ठीक है, तो आप सभी को अच्छे से पता होना चाहिए, यदि नहीं है तो अब कर लेना कि मिनी माता जो रोग होता है किसके कारण होता है, पारे के कारण, जिसको HG या मरकरी कहते हैं। किसके कारण होता है, पारे के कारण, यह आपको पता होना चाहिए, HG के कारण। ट्रिक कैसे याद रखोगे, आपको आपकी मम्मी ने बुलाया कि अंकित इधर आ, तो आप क्या कहोगे, हाँ जी माता जी आया, हाँ जी माता, तो हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी माता। ठीक है, तो हाँ जी माता, माता से मिनी माता, और हाँ जी से क्या हो जाएगा, पारा। ठीक है, आप सभी को अच्छे से पता होना चाहिए। और कैडमियम है, इसके कारण एक रोग होता है जिसको कहते हैं इटाई इटाई। कौन सा, इटाई इटाई। कंफ्यूज मत होना, आज के बाद पूछे मिनी माता तो आप कहोगे हाँ जी माता, हाँ जी, हाँ जी का मतलब मरकरी, और माता, ठीक है, मिनी माता। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, खसरा की बीमारी होती है, तो आप सभी को अच्छे से पता है, ट्रिक लिखवाया था, रेखा हमें हीट करके पोइचे छोड़ गई, रेखा, खा से खसरा, किसमें लिखाया था, विषाणु जनित। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, वायरल। ठीक है, तो आप सभी को अच्छे से पता होना चाहिए कि सांप खसरा की जो बीमारी होती हैं वो किससे होती हैं, वायरस से होती हैं। तो ये थे आज के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, क्वेश्चंस। तो आशा करता हूँ चीज़ें समझ में आई होगी, चीज़ों को अच्छे से नोट करना, और हम लोगों की मेहनत जो है वो सफल हो सके, इसके लिए जो जो बच्चे इसको लाइव देख रहे हैं वो सभी बच्चे कम से कम 10-10 बच्चों तक ये वीडियो ज़रूर सेंड करेंगे, ताकि मैं कल फिर आपके लिए बहुत ही एनर्जेटिक तरीके से शानदार से क्वेश्चन इकट्ठे करके लाऊं, बहुत अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन करूं। ज़्यादा समय आपका नहीं गंवाएंगे, मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।